नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे थे चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, विटामिन और डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, इस चैप्टर में मैं आपको 36 क्वेश्चन करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। आज की इस क्लास में मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ प्रत्येक चीज़। आपकी 3-4 दिन की छुट्टी हो गई थी क्योंकि भैया बहुत ज़रूरी काम था, मैं घर चला गया था, इसलिए सॉरी, लेकिन अब आपके क्लास से रेगुलर आएगी। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 37। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी है पित्ताशय। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया है 24/5/2019 को। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि ये बैच है, ये रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चाहे आप रेलवे में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, या फिर एएलपी टेक्नीशियन की कर रहे हो, या फिर जेईई की कर रहे हो, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की कर रहे हो, या फिर कोई पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे वाले बच्चों के लिए ये बैच रामबाण साबित होने वाला है। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप इस बैच में बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को पढ़िए भैया, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत फायदेमंद वाला बैच है ये, और बिल्कुल फ्री है। आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। लैंगरहैंस के आइलेट्स मानव के किस अंग में पाए जाते हैं। तो भैया अग्नाशय में पाए जाते हैं। आइए अग्नाशय के बारे में समझते हैं। पैंक्रियाज कहा जाता है इसे इंग्लिश में, पैंक्रियाज, अग्नाशय। गाइज, अग्नाशय के बारे में आपने सुना होगा कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो भी है जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। ऐसी ग्रंथि जो इन तीनों का निर्माण करे, जूस का, एंजाइम का और हार्मोन का, ऐसी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी व्यवहार करती है और बहिःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी व्यवहार करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन बनाती है, और बहिःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम बनाती है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है, ये जो आपका अग्नाशय होता है, ये जो आपका पैंक्रियाज होता है, इसमें कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जैसे कि एल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और भैया एफ सेल। तो ये जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, इस कोशिकाओं के समूह को ही कहा जाता है लैंगरहैंस के आइलेट्स। हिंदी में कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। अब एल्फा सेल, बीटा सेल और जो डेल्टा सेल है, ये तीनों के सेल बेटा हार्मोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हार्मोन का। एल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है, ग्लूकागोन हार्मोन का। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है, और जो डेल्टा सेल है वो सोमेटो
स्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो एफ सेल होती है वो भैया पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है। पैंक्रियाटिक जूस को हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय रस का निर्माण करती है। मैं आपको पहले बहुत बार पढ़ा चुका। और इस अग्नाशय रस में एंजाइम पाए जाते हैं भैया। इस अग्नाशय रस में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। पहला एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, दूसरा एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन और तीसरा एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि जो पैंक्रियाज होता है वो एक मिश्रित ग्रंथि है भैया, जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। तो आप देख सकते हो अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण कर रही है, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कर रही है और डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण कर रही है। यानी कि अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल है वो तीनों हार्मोन का निर्माण कर रही है। और जो एफ सेल है वो पैंक्रियाटिक जूस बना रही है, रस बना रही है भैया, अग्नाशय रस का निर्माण किया। और इस अग्नाशय रस में एंजाइम मौजूद होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इसी के कारण पैंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहा गया है, मिक्स्ड ग्लैंड कहा गया है, क्योंकि यह जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। पैंक्रियाज जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करता है और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में 24/5/2019 को पूछा गया है। अगर ये 2019 में पूछा गया है तो आपके एग्जाम में अब भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्नाशय। आपके अग्नाशय में जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, इस कोशिकाओं के समूह को ही लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है, लैंगरहैंस के आइलेट्स कहा जाता है। लैंगरहैंस वैज्ञानिक का नाम है जिसने पैंक्रियाज की खोज की। तो इसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ये नाम दिया गया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एंजाइम पाचक एंजाइम नहीं है भैया। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है रेनिन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर डी है सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 26/4/2016 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज है ये एक प्रकार का एंजाइम तो है, ये एक प्रकार का एंजाइम तो है, लेकिन भैया ये पाचक एंजाइम नहीं है। ये भोजन के पाचन में सहायता नहीं करता। ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है। पाचक एंजाइम का मतलब यह है कि वह एंजाइम जो भोजन के पाचन में सहायता करता हो। तो मैं आपको बता दूं, पेप्सिन जो होता है ये भोजन के पाचन में सहायता करता है, रेनिन जो होता है ये भोजन के पाचन में सहायक करता है, ट्रिप्सिन जो होता है ये भोजन के पाचन में सहायक करता है। ये तीनों के तीनों ही प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। और आप सभी को पता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। लेकिन ये सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज ये जो है भैया, ये एंजाइम है एक प्रकार का, लेकिन ये पाचक एंजाइम नहीं है। ये क्या करता है, हमारी जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन या फिर लिख सकते हो आप हानिकारक ऑक्सीजन के अणुओं को, कोशिकाओं में उपस्थित हानिकारक ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है। सहायता क्या करता है भैया? तोड़ने में सहायक होता है या तोड़ने में सहायक होता है, ये लिख लीजिए, सहायक होता है। ठीक है,
यार बाहर एक गाड़ी रखी हुई है यार पड़ोसी की, प्लॉट के बाहर, तो बार बार पता नहीं किससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आवाज़ कर रही है। वो सेंसर लगा हुआ होता है ना, पता नहीं कि उस पर हाथ लगाते वो बजने लग जाती है, तो बार बार बज रहा है, इरिटेट हो रहा है। तो 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहले तो मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को करा जाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा एंजाइम नहीं है भैया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पेप्सिन, रेनिन और जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, ये पाचक एंजाइम है। लेकिन भैया ये जो है सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज, ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं है, ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं। ये क्या करता है? कोशिकाओं में उपस्थित जो हानिकारक ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ने में सहायक होता है ये एंजाइम। इतनी बात क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 26/4/2016 को। इतनी बात क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के मैं आपको पाचन तंत्र वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी इथेनोइक, ऑप्शन नंबर सी है फार्मिक, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रिक। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 26/4/2016 को। बताइए गाइस, जब भी पाचन तंत्र वाले चैप्टर की बात हो और अगर आपसे अमल के बारे में पूछा जाए तो आंख बंद करके भैया HCl करके आ जाना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी HCl ही है भैया। देखिए समझिए, आपका जो पेट होता है, स्टोमक, जिसे आप आमाशय बोलते हो या फिर पेट या फिर उधर जो कुछ भी आप कहते हो, हमारे पेट में क्या होता है? अंदर की तरफ ऊतकों की बनी हुई एक परत होती है। उस परत को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि कहा जाता है। और ये जठर ग्रंथि होती है, ये गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है, यानी कि ये जठर रस का निर्माण करती है। और इस जठर रस में HCl होता है, वाटर होता है, और क्या होता है? HCl होता है, वाटर होता है, और भैया एंजाइम होते हैं। HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वाटर यानी कि पानी होता है, और एंजाइम होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो कौन सा एसिड स्रावित होता है भैया? HCl स्रावित होता है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि आपके पेट में उपस्थित है। अब किन कोशिकाओं के द्वारा ये HCl यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है? तो उन कोशिकाओं का नाम है ऑक्जिनेटिक सेल। ऑक्जिनेटिक सेल। तो अगर आपसे कोशिकाओं के बारे में पूछे तो उन कोशिकाओं का नाम आपको याद रखना है। ऑक्जिनेटिक जो सेल है ये भैया HCl का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? HCl का। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl का पूरा नाम होता है। अब ये HCl करता क्या है? तो भोजन के साथ आने वाले, HCl का पहला कार्य, भोजन के साथ आने वाले कोई बैक्टीरिया है, भोजन के साथ मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ गया, भोजन के साथ मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ गया। क्या आ गया भैया? बैक्टीरिया। इन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो आपका HCl करता है। दूसरा कार्य क्या है HCl का? ये भोजन को अम्लीय माध्यम उपलब्ध कराता है, अम्लीयता प्रदान करता है। तीसरा इसका कार्य क्या है? तो जो निष्क्रिय एंजाइम है आपके पेट में, उन निष्क्रिय एंजाइम को ये सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित करता है। सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित करता है। अब कौन कौन से निष्क्रिय एंजाइम में? ये मुख्य कार्य है भैया HCl का। तो एक होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन, इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। और दूसरा होता है प्रोरेनिन। इस
स्प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है, स्प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है और इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। बोलो, ये इसका मुख्य कार्य है HCl का। अगर कोशिकाओं के बारे में पूछे तो कोशिकाओं का नाम बताना है ऑक्जिनेटिक सेल। ऑक्जिनेटिक जो सेल होती है ये स्राव करती है भैया HCl को, और ये ऑक्जिनेटिक सेल किस में पाई जाती है? आपकी जठर ग्रंथि में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। और ये जठर ग्रंथि कहाँ होती है? आपके पेट में होती है भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाया जाता है। दोनों के दोनों ही प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अब हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, वसा का पाचन कैसे होता है, तो मैंने पाचन तंत्र वाले चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। और भैया इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको अलग से क्लास भी ले रखी है, अलग से भी पढ़ा रखा है। तो आप अगर गूगल पर या फिर यूट्यूब पर सर्च करोगे डायरेक्ट कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, तो आपको भैया हमारी ही इसी ही चैनल की वीडियो मिल जाएगी। या हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, या हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, तो आपको हमारे ही इस यूट्यूब चैनल की वीडियो मिल जाएगी। तो नहीं तो भैया आप चैनल पर जाकर के अगर मोस्ट व्यू में अगर आप देखोगे तो ये वीडियो आपको दिख जाएगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HCl। ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC में 26/4/2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हुआ। ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है अधिवृक्क, ऑप्शन नंबर बी है जिगर, ऑप्शन नंबर सी है पीयूष और ऑप्शन नंबर डी है पित्ताशय, जिसे गोल ब्लैडर भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे RRB NTPC में पूछा गया है 6/4/2016 को। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बताइए, नहीं तो फिर बोर्ड की तरफ देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय। सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि ग्रंथियां क्या होती है। अगर आपको ग्रंथियों की डेफिनेशन पता है, ग्रंथियों के बारे में पता है कि भैया एक्चुअली में ग्रंथियां या ग्लैंड्स होती क्या है, तो फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉरी, देखिए ग्रंथियां क्या है, तो हमारे शरीर के जो ऑर्गन होते हैं उन अंगों को ही भैया ग्रंथि कहा गया है। तो फिर नॉर्मल अंगों में और इन ग्रंथियों में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि ये सिक्रेशन करते हैं, ये भैया स्राव करते हैं, श्रावण करते हैं। किसका? केमिकल कंपाउंड का, केमिकल कंपाउंड का, रासायनिक यौगिकों का, जो रासायनिक यौगिकों का ये स्राव करते हैं ये अंग, और ऐसे अंगों को ग्रंथियां कहा जाता है। ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं? तो ये कोई जूस हो सकता है, ये एंजाइम हो सकता है, और भैया ये कोई हार्मोन हो सकता है। तो या तो मैं ये कह दूं कि मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन का स्राव करे, वो ग्रंथि है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो सिक्रेशन, जो श्रावण करता हो, किसका? केमिकल कंपाउंड का, रासायनिक यौगिकों का, वो ग्रंथि है। तो आपके अंगों में और इन ग्रंथियों में फर्क इतना ही है, जो ग्रंथि वह अंग है जो केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिकों का स्राव करती है, और जो आपके नॉर्मल अंग होते हैं वो केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिकों का स्राव नहीं करते। बस इतनी सी बात है। जो नॉर्मल अंग होगा वो किसी भी प्रकार का केमिकल कंपाउंड नहीं बनाएगा, किसी भी प्रकार के केमिकल कंपाउंड का स्राव नहीं करेगा, लेकिन जो ग्रंथि होगी, जो ग्लैंड्स होगी, वो ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो भैया सिक्रेशन करता है, स्राव करता है, किसका? केमिकल कंपाउंड का, या आप कह सकते हो जूस, एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और ये जो ग्रंथि होती है इन्हीं केमिकल कंपाउंड के आधार पर 3 भागों में बटी हुई होती है। पहली होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है भैया बहिःस्रावी ग्रंथि, तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन का निर्माण करे या हार्मोन का सिक्रेशन करे। बहिःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करे।
और बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का सिक्रेशन करे। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। इन दोनों की तरह व्यवहार करती है भैया कौन? मिश्रित ग्रंथि। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। अब जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जितने भी बहिस्रावी ग्रंथि है उन सभी के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है, और मिश्रित ग्रंथि के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अधिवृक्क ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है भैया, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है भैया। और जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो हार्मोन का निर्माण करती है, वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जिगर एक बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है जो किसका सिक्रेशन करती है? जो भैया जूस का और एंजाइम इन दोनों का सिक्रेशन करती है। हार्मोन का सिक्रेशन कौन करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। और जूस और एंजाइम का सिक्रेशन कौन करती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां। और जो इन तीनों का निर्माण करे वो होती है भैया मिश्रित ग्रंथि। मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। मिश्रित ग्रंथि है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज। यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, तो पीयूष ग्रंथि भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन पित्ताशय जो है वो किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है। ये भैया ये मैं आपको बता दूं, ये जो आपका लीवर होता है, ये जो आपका लीवर होता है, इस लीवर से बाइल जूस का निर्माण होता है। और ये बाइल जूस जो स्टोर होता है, जो जमा होता है, वो कहाँ जा करके जमा होता है? इसी ही गोल ब्लैडर में, इसी ही पित्त की थैली में, इसी पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पित्ताशय भैया एक ग्रंथि नहीं है। मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम भी लिखवाए थे, बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम भी लिखवाए थे। अगर आपको नहीं पता है तो उसका मतलब यह है कि आपने ये चैप्टर शुरू से नहीं पढ़ा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चैप्टर शुरू से पढ़ लीजिए भैया। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी भी पढ़ सकते हो, मैंने चैनल पर जाकर देख लीजिए आप, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। और इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ये 40 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पहले 39 क्वेश्चन करवा चुका। उन पिछले 39 क्वेश्चनों में मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है। इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने पिछले 39 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए, बहुत मजा आएगा। शुरू से अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ते हो तो भैया ये मान लीजिए कि 100 में से 70% आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाएगा। थ्योरी पढ़ लोगे तो समझ लेना भैया कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम कर देंगे। तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 40 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेडरिक बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स कोलिप, ऑप्शन नंबर सी है अब्राहम, और ऑप्शन नंबर डी है भैया विलियम ओस्लर। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 10/4/2016 को पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक बेंटिंग। देखिए इंसुलिन के बारे में समझते हैं, किस किस को इंसुलिन के बारे में पता है? अगर आपको इंसुलिन के बारे में नहीं पता तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो तैयारी है, आप जो लड़ाई लड़ने वाले हो, उसकी आपकी जो तैयारी है वो बहुत कमजोर है। आपकी लड़ाई क्या है? एग्जाम पास करना। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भैया अगर आपको इंसुलिन के बारे में नहीं पता तो ये समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैं आपको बता दूं, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर है, अंतःस्रावी तंत्र वाला जो चैप्टर है, उसका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है इंसुलिन के बारे में। ना जाने कितने क्वेश्चन मैं आपको इन पिछले 40 क्वेश्चनों में करवा चुका, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो मैं आपको आसानी से करवा चुका। और हो सकता है कि आगे जाकर भी इसी से ही 3-4 क्वेश्चन और करवा दूं आपको। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग एग्जाम में, और रेलवे में तो विशेषकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया यहाँ से।
ध्यान से समझ लीजिए इंसुलिन क्या है। देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। और इस इंसुलिन हार्मोन का निर्माण बीटा कोशिकाओं से होता है। और ये बीटा जो सेल है ये पाई जाती है पेंक्रियाज में। पेंक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में। और आप सभी को पता है अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? आपके रक्त में, आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। नियंत्रित करना। अगर आपके शरीर में इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो भैया आजकल ये बीमारी बहुत चल रही है, डायबिटीज, जिसे आप मधुमेह रोग कहते हो, डायबिटीज मेलिटस। अगर आपके शरीर में इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो आपको शुगर हो जाएगा, आपको मधुमेह रोग हो जाएगा, आपको डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसलिए इस इंसुलिन हार्मोन के बारे में एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है। एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है भैया, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस इंसुलिन की खोज के उपलक्ष्य में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दो वैज्ञानिक थे भैया, एक का नाम था बेंटिंग और दूसरे का नाम था बेस्ट। इस बेंटिंग है बेस्ट ने भैया 1921 में इस इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी भैया। इस इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी भैया और इसकी खोज के उपलक्ष्य में इन्हें भैया नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर एक वैज्ञानिक है फ्रेडरिक बेंटिंग, इसका नाम दिया गया है और यही इसका राइट आंसर होगा। याद रखना जिंक जो होता है वो इस इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। जो जिंक होता है वो इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अग्नाशय में और भी बहुत सारी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। अल्फा सेल पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है। अभी पिछले एक क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हुआ क्या? जल्दी जल्दी बता दीजिए भैया। कंप्लीट? ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। चले भैया? ओके। देखिए भैया अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मिलानिन, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर डी है केरोटिन। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 12/4/2016 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेलानिन, या फिर इसे मिलेनिन भी कहते हैं भैया, मिलेनिन। आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो सकता है कि ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, लेकिन किताब में यही लिख रखा है इसलिए मैंने यही लिख दिया है। तो मिलेनिन एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है और ये क्या करता है? हमारी त्वचा, हमारी आंख और हमारे बालों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा पिगमेंट, कौन सा वर्णक? तो ये मिलेनिन। और मैं आपको बता दूं ये सूर्य के प्रकाश में, ये जो पिगमेंट है ये भैया सूर्य के प्रकाश में अधिक बनता है। सूर्य का प्रकाश अधिक हुआ तो भैया मिलेनिन जो है ये अधिक बनेगा और आपकी जो त्वचा है इस त्वचा का रंग सांवला हो जाएगा। अगर सूर्य का प्रकाश कम हुआ तो ये जो मेलेनिन पिगमेंट है ये कम बनेगा और आपकी जो त्वचा है वो गोरी हो जाएगी भैया, या फिर सफेद सफेद हो जाएगी, चाहे आप गोरा रंग या व्हाइट कलर जैसे भी आप कहते हो। और ये जो मेलेनिन पिगमेंट है
इसे कंट्रोल करने का कार्य आपके ब्रेन में एक ग्रंथि होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड। इस पीनियल बॉडी ग्लैंड, जो पीनियल काय ग्रंथि है, ये पीनियल काय ग्रंथि जो होती है भैया, ये मेलेटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है। मेलेटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है, ये कंट्रोल करता है भैया इस मेलेनिन पिगमेंट को। और ये हार्मोन क्या करता है, अगर ये मेलेनिन पिगमेंट को कंट्रोल कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो त्वचा का रंग है उसको ये उदासीन कर देता है, ना तो ज़्यादा डार्क होने देता है ना ही ज़्यादा ब्राइट होने देता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया समझ में? एक बार और बताता हूँ। देखिए, आपकी स्किन में एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है जिसका नाम है मेलेनिन। ये हमारी त्वचा, हमारी आँख और हमारे बालों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये जो पिगमेंट होता है, ये सूर्य के प्रकाश में अधिक निकलता है या अधिक बनता है। अगर ये सूर्य के प्रकाश में अधिक बना तो ये मेलेनिन जो पिगमेंट होता है ये अधिक बनेगा। कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश अगर अधिक हुआ तो ये मेलेनिन पिगमेंट अधिक बनेगा, जिससे क्या होगा, आपकी त्वचा का रंग सांवला हो जाएगा। अगर ये सूर्य का प्रकाश कम रहा तो ये मेलेनिन जो पिगमेंट है ये कम बनेगा और आपकी त्वचा गोरी हो जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी, यानी कि भूरी हो जाएगी अगर आम भाषा में कही तो। फिर मैंने आपसे कहा कि ये जो मेलेनिन पिगमेंट होता है इसे कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है। और ये मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है पीनियल बॉडी ग्लैंड से, यानी कि पीनियल काय ग्रंथि से, जो आपके ब्रेन में उपस्थित होती है, जो आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन हमारे त्वचा के रंग को उदासीन बनाए रखने का काम करता है, तो मेलेटोनिन हार्मोन आपको बताना है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है किसको? इस मेलेनिन पिगमेंट को। और ये कंट्रोल होगा तो आपकी त्वचा ना तो ज़्यादा काली होगी, यानी कि ना तो ज़्यादा सांवले रंग की होगी, ना ही ज़्यादा भूरे रंग की होगी। अब मेंटेन रहेगा आपकी स्किन का कलर। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 तक। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। आशा करता हूँ आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है आपके लिए, मैं सुबह 7 बजे वाली जो क्लास आती है, अभी तो उसका टाइम सेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन भैया मैं ज़्यादातर सुबह 7 बजे डालता हूँ। तो कहने का मतलब सुबह हमारी जो क्लास आती है उसमें मैं आपको विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ा दिए हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये कंप्लीट करवा दिए। कल से हम वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने विटामिन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भैया जाकर पढ़ लीजिए। आप जैसे ही चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाना, आपको ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है, हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400, 500 नहीं, अब बढ़ गए हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट देते हैं हर रोज। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो, तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके लिए आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए, या फिर हमारी कम्युनिटी पोस्ट का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। बस इतनी सी जानकारी बहुत है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो भी पढ़ाया है वो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और हाँ, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि भैया हमारा सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कराओगे, 3 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, 4था चैप्टर ये चालू है। चाहे टाइम लग सकता है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानता, आपकी एग्जाम के पहले मैं आपको सारी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। अब रेलवे की जो भी एग्जाम होगी ना 2024 में, उससे पहले मैं आपके सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।